वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए लूसेंट के लेक्चर में आगे देखते हैं, जो कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन दिसंबर 22 1939 में। तो यानी कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो ब्रोकआउट हुआ यूरोप में 3 सितंबर 1939 को, तो जो ये ब्रिटेन वगैरह थे, मतलब अगर आप देखेंगे तो ये सारे उसमें इंडल्ज होने लगे थे। तो बिना किसी कंसल्टेंस के ही इंडियन लीडर्स के साथ तो वॉइसरॉय ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमारे साथ लड़ रहा है। तो इस चीज़ ने काफ़ी एक मतलब मतभेद पैदा करे ब्रिटिशर्स के बीच में और इंडियंस के बीच में। और मतलब जब काफ़ी ज़्यादा मतभेद पैदा हुआ तो फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने समझाने की भी कोशिश करी कि आप हमारा साथ दे दीजिए, हम बाद में आपको फ्री कर देंगे, इंडिपेंडेंट नेशन बना देंगे। लेकिन वही है ना, देखो बाद की जो बात होती है वो बाद में ही रह जाती है, वो बाद में करें कि नहीं करें। तो अब ऐसे दिक्कत आ जाती, वहाँ पे ये सारी चीज़ें करनी पड़ती। तो क्योंकि अभी आप एक तरीके से क्या बोल रहे हैं, आप एक तरीके से बोलेंगे कि हम अभी कर देंगे और बाद में आपने नहीं करा तो फिर क्या होगा। तो जो ये ब्रिटेन था उसने कई बार मनाने की कोशिश करी स्टार्टिंग में, तो उस टाइम पे नहीं मान रहे थे। तो जो वॉइस रॉय था उसका एक रिप्लाई आया 17 अक्टूबर 1939 में। इसने कांग्रेस की जो डिमांड थी उसको क्या बोल दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया और उसको इम्प्रैक्टिकल कर दिया, मतलब इम्प्रैक्टिकेबल बोल दिया। एंड फिर बोला कि मतलब जस्ट लाइक जो भी और वो डिमांड क्या थी कि इंडिपेंडेंट नेशन वाली, ठीक, मतलब इंडिपेंडेंट नेशन वाली जो कांग्रेस की डिमांड थी उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट वगैरह कर दिया था इसने। तो फिर कांग्रेस जो थी उसने कंडेम करा वॉइसरॉय का रिप्लाई वगैरह, और जितनी भी मिनिस्ट्री वगैरह थी उसने पूरा रिज़ाइन कर दिया, मतलब जो भी कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे 22 दिसंबर 1939 को। तो और जिन्ना जो थे काफ़ी खुश हुए इस चीज़ पे, और उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स को बुलाया एक तरीके से अगर देखा जाएगा तो, और उन्होंने इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करा सारे मुस्लिम्स को बुला के, जो ये रिज़ाइनिंग डे था कांग्रेस के मिनिस्टर्स का। और इसको एज द डे ऑफ डिलीवरेंस के नाम से जाना गया उनके द्वारा। पाकिस्तान रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन 24 मार्च 1940। 1930 में क्या हुआ था, जो इकबाल जो था उसने सजेस्ट करा था कि यूनियन करना चाहिए हमें किस किस एरिया का, जो ये फ्रंटियर प्रोविंस है, बलूचिस्तान है, सिंध है, कश्मीर है, और उसको एज अ मुस्लिम स्टेट बनाना चाहिए विद इन द फेडरेशन। और यहीं से ही आपको देखने को मिल जाएगा कि एक जो ये आइडिया था अलग रहने का, ये जो एक पाकिस्तान बनने का, वो यहीं से ही थोड़ा सा जर्मिनेट हो चुका था। तो जो एक आइडियलिस्ट थे चौधरी रहमत अली करके, उन्होंने ये एक डेवलप करा कंसेप्शन, कैम्ब्रिज में थे जो कि, और वो एक इंस्पायर्ड हुए यंग मुस्लिम्स से, और उन्होंने एक इन्वेंट करा एक टर्म जिसको पाकिस्तान नहीं, पहले पाकिस्तान, PAKSTAN उन्होंने सजेस्ट करा था। बाद में जाके ये पाकिस्तान हुआ। और ये सब चीज़ सजेस्ट कहाँ से करी, 1935 में ये पहला बार ये जो पाकिस्तान शब्द है ये मतलब लोगों के प्रचलन में आया एक तरीके से। और ये जो आइडिया था फिर ये पॉलिटिकल एक प्रोग्राम बन गया। जिन्ना वगैरह जो थे अब इसी के स्लोगन वगैरह बैनर वगैरह लेके मतलब सब जगह प्रदर्शन वगैरह ये सब करते थे कि हाँ चलो ठीक है कि हमें अलग होना है, ये सारी चीज़, ठीक। तो जो लाहौर सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का 24 मार्च 1940 में, तो वहाँ पे एक पाकिस्तान रेजोल्यूशन लाया गया जो कि रिजेक्ट करा था फेडरल स्कीम को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 में थी। मतलब ये मुस्लिम लीग अपने एक अलग लेके आए थे रेजोल्यूशन पाकिस्तान का, ठीक। और इन लोगों ने फेडरल वाला जो एक स्कीम था उसको रिजेक्ट कर दिया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में था। अगस्त ऑफर आता है जिसको ललित को ऑफर बोलते हैं 8 अगस्त 1940 को। तो जो वो वॉइसरॉय थे ललित को, वो एक प्रपोजल के साथ आते हैं जिसको अगस्त ऑफर के नाम से बोला जाता है। और ये जो है ये डिक्लेयर करते हैं कि जो गोल है ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो इस्टेब्लिश करना है डोमिनियन स्टेटस को इंडिया में, और ये एक्सेप्ट करते हैं फ्रेमिंग करना एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो कि रेस्पॉन्सिब मतलब, और ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसको बनाने की वो इंडियंस की होगी। और उन्होंने पूरा जितना भी एक मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक ही लोग इसमें रहेगा, तो इन्होंने पूरी तरीके से जो फुल वेट था वो सारा व्यू वगैरह माइनॉरिटीज़ पे भी आपको देखने को मिल जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था अगस्त ऑफर को, जिनका एम था कि ब्रिंग करना कांग्रेस को इस ऑन गोइंग वर्ल्ड वॉर में
और जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने वेलकम करा इस ऑफर का, क्योंकि वो इंश्योर करना चाहते थे कि कोई भी फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अडोप्टेड, मतलब वो अडोप्ट नहीं होगा बिना अप्रूवल के मुस्लिम्स के। ठीक। और जो लीग था उसने डिक्लेयर करा कि जो मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है इंडिया के फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सॉल्व हो सकती है सिर्फ पार्टीशन ऑफ इंडिया से। और जो अगस्त ऑफर था वो फेल हुआ एक गेन करने में इंडिया का कोऑपरेशन वॉर के लिए। इनफैक्ट बाद में इस चीज़ को वाइडन करा गया बिटवीन कांग्रेस एंड ब्रिटिशर्स और एज वेल एज बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। एक इंडिविजुअल या सिविल डिसोबीडियंस या इंडिविजुअल सत्याग्रह के नाम से आप जानते हैं, अक्टूबर 1940 से 1941 दिसंबर तक चला। तो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसने डिसाइड करा कि वो स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस 17 अक्टूबर 1940 को। और जो विनोबा भावे हैं वो फर्स्ट सत्याग्रही थे जो कि अरेस्ट हुए थे 21 अक्टूबर में। और बाद में काफ़ी लोग आए इसमें, जस्ट लाइक जैसे नेहरू एंड पटेल वगैरह। बट ये जो मूवमेंट था उसने एक क्रिएट करा छोटा सा एंथुसियाज्म, एंड गांधी सस्पेंडेड इट। द क्रिप्स मिशन जो कि मार्च अप्रैल 1942 के बीच में था, तो 1942 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने रियलाइज़ करा कि वो इग्नोर नहीं कर सकती इंडियन की प्रॉब्लम और ज़्यादा। और एज अ रिज़ल्ट जो वर्ल्ड वॉर है सिचुएशन और ज़्यादा बेकार हो जा रही हैं जापानीज़ वगैरह इन सब के साथ। तो मार्च 7 1942 में रंगून फेल एंड जापान ने ऑक्यूपाई कर लिया था साउथ ईस्ट एशिया को। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो कोऑपरेशन चाह रही थी इंडियन से, और उन्होंने भेजा भी था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भी एक मेंबर बना के ब्रिटिश कैबिनेट का इंडिया में, कि वो सेटल करे इंडियन लीडर्स के साथ चीज़ों को। ओके। तो जो क्रिप्स ने उसने प्रपोज करा डोमिनियन स्टेटस, कि वो स्टेटस देंगे डोमिनियन वाला भारत को इस वॉर के बाद। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो इस चीज़ पे कोई भी एग्री नहीं हो सकता था, क्योंकि बाद में दें ना दें तब क्या होगा। तो कोई भी इस पे एग्री नहीं होता है और क्रिप्स मिशन पूरा फेल हो जाता है, और इसको एज अ पोस्ट डेटेड चेक बोल दिया जाता है ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक, जहाँ पे ये कभी पास ही नहीं होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 का है। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को जो कांग्रेस थी उसकी मीटिंग होती है कहाँ, ग्वालियर टैंक बॉम्ब में वो पास करते हैं एक रेजोल्यूशन जिसको क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें गांधी जी ब्रिटिशर्स को बोलते हैं कि वो क्विट करें इंडिया को, एंड वो फिर बोलते हैं डू और डाई, करो या मरो का नारा भी देते हैं गांधी जी। ठीक। और 9 अगस्त 1942 में क्या होता है कि जो जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। बट जो रेस्ट थे मोस्ट ऑफ द जेपी लोहिया, अरुणा सफली, उषा मेहता, वो कंटिन्यू करते रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल को, और वायलेंस स्प्रेड होता है थ्रू आउट द कंट्री। काफ़ी सारे सेवरल गवर्नमेंट ऑफिसेस जो थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज होते हैं, और टेलीग्राफ वायर जो थे वो कट हो जाते हैं, कम्युनिकेशन पैरालाइज हो जाता है, एंड पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाती है काफ़ी सारे प्लेसेस पे। और जो बलिया था यूपी में, वो चित्तू पांडे जी के द्वारा फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट लाई गई थी। तमलुक जो थे मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल के, उनके द्वारा जो कि सतीश सामंत थे। सतारा के महाराष्ट्र के वाई वी चवन एंड नाना पाटिल जो कि लॉन्गेस्ट टर्म पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। फिर तालचेर में उड़ीसा में थे। जो मूवमेंट था वो क्रश कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। गांधी जी का जो फास्ट है 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च 1943 तक रहा। जो गांधी जी हैं वो 21 दिन का फास्ट रखते हैं जेल में, और उनकी जो कंडीशन है वो डिटोरिएटेड रहती है 13 दिन तक। एंड जितनी भी जो होप्स थी सर्वाइवल की वो भी जा चुकी थी। लेकिन एज अ रिज़ल्ट उनका जो मोरल स्ट्रेंथ था, जो स्पिरिचुअल स्टेमिना था, उन्होंने उनको सर्वाइव करवा के रखा 21 दिन तक। ठीक। और दिस वॉज हिज आंसर टू द गवर्नमेंट, ये इनका इस तरीके से आंसर था गवर्नमेंट को। ठीक। जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट में जो भी चीज़ हुई थी उस चीज़ के रिगार्डिंग गांधी जी ने रिफ्यूज़ भी कर दिया था कि वो कंडेम नहीं करेंगे पीपल का जो ये रिस्टोरिंग था वायलेंस वगैरह ये सारी चीज़ें वाला। ठीक। CR फॉर्मूला 1944 में था, जो कि 1944 में था, ये 1994 ये गलत लिख रखा है, बट हाँ ये जो 1944 है ये सही है।
जो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे उन्होंने प्रपोज करा अपॉइंट करने का कमीशन जो कि डिमार्केट करेगा डिस्ट्रिक्ट्स को नॉर्थ वेस्ट में एंड ईस्ट में, जहाँ पे जितने भी मुस्लिम्स हैं वो मेजोरिटी में है। और इस एरिया में एक प्लेबिसाइड भी प्रपोज करा गया जो कि होगा किस बेसिस पे, अडल्ट सफरेज के बेसिस पे, और डिसाइड करेंगे इशू सेपरेशन का। और उनको फ्रीडम भी दी जाएगी इफ़ अगर वो फेवर करेंगे सोवरेन स्टेट को। और जिस टाइम पे वो एक्सेप्टेंस कर लेंगे पार्टीशन एग्रीमेंट का, वो फुल्ली जॉइंटली सेफगार्ड करा जाएगा। फिर क्या, डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन। मुस्लिम लीग जो कि वो एंडोर्स करी उसने कांग्रेस की डिमांड इंडिपेंडेंस वाली, और कोऑपरेट करा फॉर्मेशन में प्रोविजनल गवर्नमेंट के। जिन्ना जो कि ऑब्जेक्ट करा था उन्होंने, क्यों, क्योंकि वो कांग्रेस जो थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी टू नेशन थ्योरी। क्योंकि ये जो चाहते थे, ये चाहते थे कि सिर्फ मतलब मुस्लिम्स वगैरह जो है वो अलग हो जाए, ठीक। और हिंदू लीडर जो थे वीडी सावरकर, उन्होंने भी इस प्लान को कंडेम करा था बेसिकली। फिर वेबल प्लान होता है जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। 14 जुलाई 1945 के बीच में ये जो वॉर था, वॉर लाइक सिचुएशन आपको देखने को मिल रही थी यूरोप में, वो इम्प्रूव हो जाती हैं 1945 के शुरुआत में। और इंडिया जो था, मतलब गुडविल वॉज हाउ वेन नीडेड एज द वॉर अगेंस्ट जापान एज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर अबाउट 2 years. ओके, द सिचुएशन विद इन द कंट्री वॉज वर्सनिंग डे बाई डे एज अ रिजल्ट ऑफ डिटोरिएशन। काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक सिचुएशन वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत बेकार हो रही थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी मतलब अब इस मूड में आ चुकी थी कि हाँ चलो अब यहाँ से जाना है एक तरीके से। तो जो आफ्टर कंसल्टेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इंडियन प्रॉब्लम्स जितनी भी हो रही थी, लॉर्ड वेबल जो थे, जो कि वॉइसरॉय थे उस समय इंडिया के, उन्होंने इशू करा एक स्टेटमेंट जिसको वेबल प्लान बोलते हैं। इस प्लान में ये था कि जो वो कंसर्न वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसने प्रपोज करा है सर्टेन चेंजेस काउंसिल के स्ट्रक्चर में। एंड वन ऑफ द मेन प्रपोजल जो था वो ये था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कि वो एक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन करेंगे मेन कम्युनिटीज़ का, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे हिंदू एंड मुस्लिम्स को। और जैसे ही ये वेबल प्लान आता है तो जो मेंबर्स हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वो रिलीज़ हो जाते हैं जेल से, और कॉन्फ्रेंस होती है 22 प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स की शिमला के अंदर में, और वहाँ पे वेबल प्लान रखा जाता है। बट कोई भी डिसीजन पे नहीं आया जाता है क्योंकि मिस्टर जिन्ना जो थे वो नहीं कुछ चीज़ों के फेवर वगैरह में रहते हैं, ठीक। अब ब्रिटिशर्स के लिए भी एक ये बहुत ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न हो रही थी, क्यों, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ नहीं आ पा रहे थे अच्छे से। तो एक आईएनए ट्रायल भी होता है इसी बीच में नवंबर 1945 में। तो जो पीके सहगल थे और शाह शाहनवाज खान थे और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो थे, वो ट्रायल में थे। कहाँ, रेड फोर्ट, नवंबर 1945 में, ठीक। और अपने काफ़ी ज़्यादा बेस्ट एफर्ट के बाद भी जो कांग्रेस थी वो जीत जाती है, हालांकि लीगल बैटल जो कि ट्रायल होता है आईएनए प्रिजनर्स का, ठीक। तो वो जीत जाते हैं। और ये जो मतलब इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सस्पेंड कर देती है काफ़ी सारे जो लोगों पे उन्होंने सेंटेंस लगाए थे, इम्पोज करी थी काफ़ी सारी मतलब सजाएं वगैरह, ओके। फर्दर डिसअफेक्शन स्प्रेड होता है काफ़ी सारे सोल्जर्स में। और जो चीफ डिफेंस एडवोकेट होते हैं आईएनए ट्रायल के समय उस टाइम के, भोला भाई देसाई या अदर डिफेंस लॉयर जो थे, वो आईएनए ट्रायल्स को क्या करते हैं, एडवोकेट करते हैं, मतलब लड़ते हैं। भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, असफ अली, मोहम्मद अली जिन्ना। आज़ाद हिंद फौज जिसको आईएनए बोला जाता है, तो ये जापानीज़ जैसे ही हार गए थे ब्रिटिश साउथ ईस्ट एशिया में, उन्होंने काफ़ी सारे इंडियन सोल्जर्स को प्रिजनर्स बना लिया था। तो मार्च 1942 में तो एक कॉन्फ्रेंस होती है इंडिया की जो कि हेल्ड होती है टोक्यो में। एंड तो वहाँ पे एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म होती है, और बैंकॉक कॉन्फ्रेंस जून 1942 में रास बिहारी बोस इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट इस लीग के। और आईएनए जो है वो एक ब्रेन चाइल्ड था, किसका मतलब किसके दिमाग का आइडिया था, मोहन सिंह। आईएनए जो कि फॉर्म करी की थी रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में। 1943 में आईएनए जो कि रिकॉग्नाइज करी गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो बर्लिन जाते हैं 1941 में और सेटअप करते हैं इंडियन लीग का वहाँ पे। और जुलाई 1943 में ज्वाइन करते हैं
INA को सिंगापुर में, और जो रास बिहारी बोस थे वो हैंड ओवर कर देते हैं लीडरशिप इनको। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी फ्री इंडिया एंड INA वो फॉर्म करी जाती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर के अंदर 21 अक्टूबर 1943 में। INA के 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स थे जिनका नाम था क्या, मतलब किस किस के नाम के बाद था, सुहास, गांधी एंड नेहरू। रानी झांसी जो ब्रिगेड थी वो एक एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्स थी, बट जैसे ही हार हो जाती है जापान के 1945 में, तो INA भी ख़त्म ही हो जाती है धीरे धीरे। बोस जो थे वो एयर क्रैश में मारे जाते हैं ताइपाई के ऊपर, जो कि ताइवान में है, जब वो टोक्यो जा रहे थे अगस्त 18 1945 में। रॉयल इंडियन नेवी RIN रेटिंग्स म्यूटिनी फरवरी 18 1946 के नाम से, मतलब उस समय का है ये, फरवरी 18 1946 को हुआ था ये रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, रेटिंग्स म्यूटनी। तो इस दिन क्या होता था कि जो बॉम्बे रेटिंग्स थी HMS तलवार की, वो स्ट्रक वर्क, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं, फूड वगैरह को लेके और एब्यूज़ वगैरह को लेके अरेस्ट हो जाता है 20वीं दत्त वगैरह का, और काफ़ी ज़्यादा और भी दिक्कतें चल रही थी। तो Feb 19 को जो HMS यानी कि हिंदुस्तान, HMS हिंदुस्तान और जो कराची जो थे उसमें म्यूटिनी हो जाती है। वल्लभ भाई पटेल एंड जिन्ना जॉइंटली परस्यूड करते हैं रेटिंग्स को कि वो सरेंडर करें 23 Feb 1946 को। तो जब ब्रिटिशर्स थे पहली बार सीरियसली रियलाइज़ करते हैं कि इस तरीके का जो अवेकनिंग है इंडियंस के बीच में, रिवोल्ट वगैरह ये लोगों के बीच में आ रही है, ठीक। और फिर आता है कैबिनेट मिशन जो कि मार्च जून 1946 के बीच में था। तो जब प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड एटली, वो मेड करते हैं, मतलब बनाते हैं एक डिक्लेरेशन 15 मार्च 1946 को। तो जो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन था वो विजिट करता है इंडिया को और रिकमेंडेशन देता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स से रिलेटेड। और जो कैबिनेट मिशन है उसके अंदर में इंक्लूडेड थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर, जो कि भारत को विजिट करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के। तो एक सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन भी आता है, ठीक। ये जो मिशन था वह एनविसेक करता है इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो कि फ्रेम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इंटरिम गवर्नमेंट भी। जो मुस्लिम लीग थी वो एक्सेप्ट करती है प्लान 6 जून 1946 को, ठीक। डायरेक्ट एक्शन कैंपेन 16 अगस्त 1946 को होता है, जो कि प्रोवोक होता है कांग्रेस की सक्सेस से, जो कि वोटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और जो मुस्लिम लीग है वो लॉन्च करती है डायरेक्ट एक्शन कैंपेन 16 अगस्त 1946 को, जिसकी वजह से मतलब वाइड स्प्रेड कम्युनल राइट्स होते हैं कंट्री के अंदर में। इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है और कांग्रेस मेंबर जो कि लेड करे जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक। लेकिन मुस्लिम लीग इसको ज्वाइन नहीं करती है, ओके। फॉर्मेशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 9 दिसंबर 1946 को। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती है 9 दिसंबर 1946 को, एंड राजेंद्र प्रसाद जो कि इलेक्ट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट, और मुस्लिम लीग इस असेंबली को ज्वाइन नहीं करती है। एटली का अनाउंसमेंट 20 फरवरी 1947 को। तो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे एटली, वो अनाउंस करते हैं ब्रिटिश जो है वो विड्रॉ कर लेंगे भारत से जून 30 1948 को, एंड लॉर्ड माउंटबेटन रिप्लेस कर देंगे वेवल को। तो एक माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून 1947 को। इसमें क्या होता है कि मार्च 1947 में जो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान जो कि रिप्लेस होता है वेवल प्लान से, ये अनाउंस करते हैं। ये जो प्लान है 3 जून 1947 को, इनका अर्लियर जो था वो था प्लान बल्कन करके, जो कि अबेंडन हो गया था 3 जून को, अबेंडन हो रहा था, ठीक। ये ऑफर करते हैं एक पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेड लोग जो कि हो गया था रिफ्यूजल से मुस्लिम लीग के ज्वाइन करने के, मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को ज्वाइन करने से मना कर दिया था मुस्लिम लीग ने। तो एक डेड लॉक क्रिएट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने के रिगार्डिंग। तो माउंटबेटन फार्मूला लाया जाता है जो कि डिवाइड करते हैं इंडिया को, बट रिटेन मैक्सिमम यूनिटी। ये जो कंट्री है वो पार्टीशन हो जाएगी, बट जो है मतलब एक तरीके से द कंट्री वुड बी पार्टीशन, बट सो वुड बी पंजाब एंड बंगाल का ही होगा।
जिससे कि जो पाकिस्तान है वो इमर्ज हो सके, और जिससे और जो कांग्रेस है और जो लीग है वो एक साथ आ सकें कुछ हद तक। तो जो लीग की पोजीशन थी पाकिस्तान को लेके वो कॉन्स्टेंट रहती है इस समय पे, ठीक। और वो एक मतलब प्रिंसिपल ऑफ द पार्टीशन लेके आते हैं कंट्री के लिए, एंड स्पीडी ट्रांसफ़र करते हैं पॉलिटिकल पावर वगैरह का, डोमिनियन स्टेटस वगैरह करते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर बाद में आपको पता है 14 अगस्त को वो पूरा पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाता है, और क्या क्या दिक्कतें आई क्या क्या नहीं आई वो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है। और अगर इन डिटेल में जानना है तो आप स्पेक्ट्रम भी देख सकते हैं, क्योंकि लूसेंट तो जस्ट लाइक एक रिवीजन पर्पसेस से ही होती है। तो मेरी स्पेक्ट्रम की प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो कि बिल कंटेन करता है प्रोविज़न, ठीक, प्रोविज़न ऑफ माउंटबेटन प्लान जो कि 3 जून 1947 को इंट्रोड्यूस हुआ था, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हो जाता है 1947 में। क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होगा तब तक कुछ तो कानून चलेगा ना, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया जाता है कि इस दौरान जो भारत है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू ही वर्क करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी सारे स्टेट को इंटीग्रेशन करा जाता है, मतलब जस्ट लाइक कि एक जनमत संग्रह टाइप से, कि स्टेट से पूछा जाता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। उनके पास ऑफर था कि पाकिस्तान जा सकते हो, भारत के साथ रह सकते हो, रिमेन इंडिपेंडेंस आप रह सकते हो, कि आप अकेले रह सकते हो। तो इसमें सारे स्टेट तो भारत के साथ आ गए थे, लेकिन कुछ जो 3 स्टेट थे जो कि भारत के साथ भी नहीं आ रहे थे, पाकिस्तान के भी साथ नहीं जा रहे थे, और इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश कर रहे थे। तो जो कश्मीर था, जूनागढ़ था और हैदराबाद था, लेकिन बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो जाता है भारत के साथ, तो फिर ये तीनों भी आ जाते हैं, ठीक। तो महाराजा ऑफ कश्मीर थे वो आते हैं इंडिया में अक्टूबर 1947 पे, जिस टाइम पे पाकिस्तान का जो ट्रूप्स हैं वो इन्वेड करते हैं, तो वो भारत से हेल्प मांगते हैं, तो आना पड़ता है। नवाब ऑफ जूनागढ़ जो कि एक मुस्लिम थे, तो इसके जो काफ़ी सारे पीपल थे वो हिंदूज थे, तो फेब 1948 में रेफरेंडम के थ्रू पीपल के स्टेट डिसाइड करता है कि वो भारत को ज्वाइन करेगा। और जो नवाब ऑफ जूनागढ़ थे वो पाकिस्तान चले जाते हैं। निज़ाम जो थे हैदराबाद के, उनको फोर्सिबली मिलाया जाता है भारत के अंदर में, इंटरनल मतलब एक तरीके से एनार्की करके एंड मिलिट्री एक्शन वगैरह लेके, सितंबर 1948 को। फ्रेंच कॉलोनीज जो थी, जो कि बाय द एंड ऑफ 1954 जो फ्रेंच कॉलोनियल रूल था पौंडीचेरी में, चंद्रनगर, माहे, कराईकल, येनम में, वो ख़त्म हो जाता है। ये जो टेरिटरीज़ हैं वो भारत के साथ मिल जाती हैं। और जो पोर्टुगीज़ कॉलोनीज़ थी, जो कि गोवा, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, 1954 में जो दादर एंड नागर हवेली है वो लिबरेट हो जाती हैं फ्रीडम फाइटर्स के थ्रू, और इंडियन ट्रूप जो कि लिबरेट कर लेते हैं गोवा, दमन एंड दीव को पुर्तगीज़ से 1961 में। तो अब हमारे लिए यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की हमने पूरी हिस्ट्री कवर कर ली है लूसेंट की। तो अब इसमें ये इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें का मिसक्लीनियस है, तो वो हम देख लेंगे, अब पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक। और इसके बाद तो फिर वर्ल्ड हिस्ट्री चालू हो जाएगी, मतलब 2-3 लेक्चर में ही ये फिनिश हो जाएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।